Very good morning to all of you. As you know that we have completed three chapters that are based on the theoretical part, but as you know that the theory is the major part of any practical part. किसी भी प्रैक्टिकल पोर्शन के लिए वी मस्ट नो अबाउट द थ्योरेटिकल कंसेप्ट. अगर थ्योरेटिकल कंसेप्ट हमें नहीं पता है तो हम प्रैक्टिकल नहीं कर सकते हैं किसी भी चीज का. इट मीन सिंपली अगर मैं ये कहूँ कि अगर आपको मैं ये कहूँ कि यहाँ से दिल्ली जाइए, दिल्ली जाने के लिए जो थ्योरेटिकल वे है, जो उसका डायरेक्शन है, यदि वो आपको नहीं पता है तो यू कैन नॉट बी रीच टू द दिल्ली. दिल्ली में आप नहीं जा सकते हैं. क्यों? क्योंकि आपको उसका थ्योरेटिकल कंसेप्ट नहीं पता है. तो टिल दैट जो हमने अब तक चैप्टर पढ़े, और उन चैप्टर्स में अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट था हमारा इंट्रोडक्शन का, दूसरा पॉइंट था हमारा कलेक्शन ऑफ डाटा, तीसरा था हमारा बेसिकली कलेक्शन ऑफ डाटा में टेक्निक्स. तो ये तीन टॉपिक, तीन चैप्टर हमने पढ़े. उन तीन चैप्टर्स में हमने बेसिकली क्या सीखा? हमने सीखा कि हमारे पास कौन कौन सी टेक्निक है, कौन कौन से जो है मेथड्स हैं जिनके द्वारा हम स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी कर सकते हैं. आज हम बात करेंगे, जितना भी आपने स्टैटिस्टिकल डाटा पढ़ा उसको समझने की कोशिश की, देखा कि किसको हम स्टैटिस्टिकल डाटा कहते हैं, किसको हम स्टैटिस्टिकल डाटा नहीं कह सकते, तो उनको हम ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, उनका ऑर्गेनाइजेशन कैसे किया जाए. क्योंकि डाटा तो बहुत सारा हो सकता है बेटा. डाटा हैविंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ जो है ना इन क्वांटिटी की अलग अलग हो सकता है, डिफरेंट काइंड का हो सकता है, और बड़ी बहुत बड़ी मात्रा में भी हो सकता है. जब अलग अलग क्वांटिटी में अलग अलग मात्रा में डाटा होता है तो उससे अपने आप से कोई रिजल्ट हमें नहीं मिलता. इन सिंपली मैं ये कहूँ कि कोई भी इन्वेस्टिगेटर जब डाटा को कलेक्ट करता है स्टैटिस्टिकल स्टडी के लिए, तो उसका नेक्स्ट स्टेप जो होता है दैट इज टू बी नोन एज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा. उसे ही हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा के नाम से जानते हैं. After collecting the data for statistical study to analyze that data in a scientific way, that is to be known as organization data. उसको स्टडी करने के लिए हमें उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा. ऑर्गेनाइजेशन भी कैसे? एज पर द करेक्टरिस्टिक्स, जो उनकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो होमोजीनियस करेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके आधार पर हम उनको ऑर्गेनाइज करते हैं. आप ये कह सकते हैं कि जब डाटा को हम पार्टिकुलरली कलेक्ट करते हैं तो वो एक केवल रॉ मटेरियल होता है. अब रॉ मटेरियल से आप बनाएंगे क्या, ये डिपेंड करता है आप पे. अगर आपको स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स की नॉलेज है, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशंस को आप अच्छे से जानते हैं, देन यू कैन यूज दैट स्टैटिस्टिकल डाटा इन ए गुड मैनर, यानी कि उससे आप अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं. अगर आपको उन टेक्निक्स के बारे में नहीं पता, उन डाटा को आप अच्छे से यूज नहीं करना जानते, तो उस कंडीशन में वो रिजल्ट्स आपको जो मिलेंगे वो फेक रिजल्ट होंगे, वो जो है आपके गलत रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे, गलत प्रेजेंटेशन आपके सामने प्रेजेंट करेंगे. सो रॉ डाटा मे नॉट बी एबल टू may not be able to imply the meaningful interpretation of the study. अपने आप से वो कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड नहीं करते हैं. सो रॉ डाटा क्यों नहीं करते हैं ऐसा? क्योंकि वो डिफरेंट होते हैं. डिफरेंट होते हैं जैसे कि हम एग्जांपल लें इनकम अर्नड बाय डिफरेंट फैमिलीज, या हम एग्जांपल लें प्राइसेस ऑफ वेजिटेबल्स इन द डिफरेंट मार्केट्स. तो अलग अलग डाटा अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स के साथ होता है. तो उन डाटा को यदि हमें स्टडी करना है तो हमें उनको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा. उनको यदि फर्दर एनालाइज करना है, डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव तक पहुंचना है, तो हमें उनको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा. दिस इज ऑल अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा. चलिए हम इसको अपने बुक से स्टार्ट करते हैं स्टडी करना. तो चैप्टर 4 हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा के बारे में, कि हमें क्यों इसकी जरूरत पड़ी. इस चैप्टर में जो बेसिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव आपके पास रहने वाले हैं, तो सबसे पहला पॉइंट हमारा इसमें रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा. देर आफ्टर हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे डाटा को क्लासिफाइड करने के. फिर हम बात करेंगे कि क्या करेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं डाटा को क्लासिफाई करने के लिए. और उसके बाद हम बात करेंगे कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके आधार पर आप डाटा को क्लासिफाइड कर सकते हैं. व्हाट आर द वेरियस मेथड्स फॉर मेकिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा. फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसमें रहेगा सीरीज कौन कौन सी हमारे सामने. व्हाट आर द वेरियस स्टैटिस्टिकल सीरीज. सीरीज की अगर हम बात करें तो जनरली हम यहाँ पर तीन प्रकार की सीरीज के बारे में पढ़ेंगे. एक तो इंडिविजुअल, दूसरा डिस्क्रीट सीरीज, और तीसरा कॉन्टिन्यूस और क्लास इंटरवल सीरीज. आपने 10th क्लास में मीन मीडियन मोड से रिलेटेड क्वेश्चन किए होंगे, तो उनमें कुछ क्वेश्चन आपने ऐसे किए होंगे जो बिल्कुल इंडिविजुअल सीरीज में दिए हैं. 50 बच्चों के नंबर दे दिए, बताओ एवरेज कितना है.
कुछ क्वेश्चन ऐसे किए होंगे कि आपको बताया गया होगा, एक पार्टिकुलर डिस्क्रीट सीरीज दी गई होगी कि भाई नंबर के साथ फ्रीक्वेंसी अलॉट कर दी कि 5 नंबर जो है एक क्लास के अंदर 5 बच्चों के हैं, 15 नंबर जो है वो 3 बच्चों के हैं, 20 नंबर जो है वो 10 बच्चों के हैं। इस तरीके से सीरीज बना के दे दी गई है। इसमें हमारे पास क्या होता है, इंडिविजुअल डाटा जिसमें फ्रीक्वेंसी के साथ गिवन होता है। फ्रीक्वेंसी यानी रिपीटेशन ऑफ द नंबर, कि उतने सेम पार्टिकुलर पॉइंट जो है वो कितनी बार हमारी क्लास में एग्जिस्ट करता है। और कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे भी करने को मिले होंगे जिनमें आपने मीन मीडियन मोड निकाला होगा एंड क्लास इंटरवल गिवन होंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, लेस देन 10, लेस देन 10 के बाद आपने लिखा होगा लेस देन 50, लेस देन 40, लेस देन 30, या फिर मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 50, मोर देन 70, इस तरीके की सीरीज आपको मिलेंगी। तो ये तीनों सीरीज को अगर हम नाम दें तो ये बेसिकली 3 प्रकार से क्लासिफाई की गई हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसमें ये भी रहेगा कि व्हाट आर द वेरियस स्टैटिस्टिकल सीरीज एंड हाउ वी कैन कन्वर्ट दीज सीरीज इनटू आइदर फ्रॉम इंडिविजुअल टू डिस्क्रीट और डिस्क्रीट टू कॉन्टिन्यूअस सीरीज। फिर हमारे पास कुछ अदर स्टैटिस्टिकल सीरीज जिनमें शामिल की जाएंगी, जिनमें हम फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे। कुछ होंगी इंक्लूसिव सीरीज, कुछ होंगी एक्सक्लूसिव सीरीज, कुछ होंगी सिंपल सीरीज, कुछ होंगी कम्युलेटिव सीरीज, कुछ होंगी कंस्ट्रक्शन ऑफ सीरीज व्हेन वैल्यूज मिड पॉइंट्स आर गिवन, कुछ होंगी ओपन एंडेड, कुछ होंगी क्लोज एंडेड। तो अलग अलग प्रकार से, यानी ये पूरा का पूरा हमारा इस चैप्टर का लर्निंग ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। तो इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव को स्टार्ट करते हुए चैप्टर को हम स्टार्टिंग से लेते हैं। चलिए करते हैं इसको स्टार्ट। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा क्या होता है, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ। व्हेन एन इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट्स डाटा फॉर एन इन्वेस्टिगेशन, जब भी कोई इन्वेस्टिगेटर डाटा को कलेक्ट करता है किस पर्पज के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। दीज जस्ट आर रॉ डाटा, ये केवल एक रॉ मटेरियल होता है। और रॉ डाटा जो अपने आप में कुछ नहीं बता सकते, दे डज नॉट और दे आर नॉट एबल टू ऑफरिंग एनी मीनिंगफुल कंक्लूजन, कोई मीनिंगफुल कंक्लूजन वो प्रोवाइड नहीं करते हैं। दिस इज जस्ट लाइक ए lump of clay without any specific shape और आइडेंटिटी, यानी कि ये अपने आप में एक, मान लीजिए कच्ची मिट्टी है, और कच्ची मिट्टी का जो है सिंपली हम ये कहें कि कच्ची मिट्टी जो है वो कुछ नहीं होती, एक ढेर है बिना किसी शेप या बिना किसी आइडेंटिटी के। डाटा आर टू बी ऑर्गेनाइज्ड, डाटा आर टू बी ऑर्गेनाइज्ड अंडर दिस बिफोर दीज आर प्रेजेंटेड फॉर फाइनल ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन। सो डाटा जितना भी हमें प्राप्त किया, कलेक्ट किया, उसको हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं बिफोर दीज आर प्रेजेंटेड फॉर फाइनल ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन, यानी उनसे फाइनल ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन लेने से पहले हम डाटा को क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। तो इन ब्रीफ हम कहें तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ फिगर्स इन सच ए फॉर्म दैट comparison of the mass of similar data may be facilitated and further analysis may be possible. So this definition containing the various features of organization of data, classification of data आप कह सकते हैं, उनकी फीचर्स को कंटेन करके चलता है। क्या क्या फीचर्स में हम बेसिकली इंक्लूड करते हैं, जैसे कि डाटा को जब हम अरेंज करते हैं तो वो इस प्रकार से अरेंज किया जाता है कि उसके आधार पर हम क्या कर सकें, कंपैरिजन कर सकें। किसका, मास ऑफ सिमिलर डाटा, एक जैसा दिखने वाला बहुत बड़ी लार्ज अमाउंट में जो डाटा है उसको हम कंपेयर कर सकते हैं। मे बी फैसिलिटेटेड, और साथ साथ सुविधा भी मिलती है किसकी, फर्दर एनालिसिस की, भविष्य में हम और ज्यादा उससे मीनिंगफुल रिजल्ट इसके निकाल सकें, डाटा को और अच्छे से एनालाइज कर सकें। इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस हमें डाटा कलेक्शन से, डाटा ऑर्गेनाइजेशन से मिलते हैं। एन इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन of data is distributed these into different classes on the basis of their characteristics, उनकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर उनको हम अलग अलग क्लासेस में क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा कहते हैं। व्हाट इज क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, इन सिंपली अगर हम बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा बेसिकली मीन्स is a process of arranging data into sequence and groups, sequence and groups, sequence और groups में इसको arrange करना according to their common characteristics, उनकी common characteristics के according, that is to be known as classification of data।
इस क्लासिफिकेशन डाटा का मीनिंग जो है ये रख सकते हैं कि डाटा को उनकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर एक सीक्वेंस में अरेंज करना, ताकि एक ग्रुप्स में अरेंज करना, ताकि उनसे यूजफुल रिजल्ट्स, मीनिंगफुल रिजल्ट्स हम लोग ले सके। उसे हम क्या कहेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। इट इन्वॉल्व्स कन्वर्जन ऑफ raw data into statistical series in a manner such that some meaningful conclusions can be drawn out of them। उनसे हम कुछ मीनिंगफुल रिजल्ट से निकाल सकते हैं। The present chapter deals with classification of data, focusing on the conversion of raw data into various types of statistical series। और ये जो चैप्टर रहेगा हमारा प्रेजेंट चैप्टर, उसमें हमारा मेन फोकस किस पे रहेगा? डाटा को क्लासिफिकेशन करने पर, उनको रॉ डाटा से मीनिंगफुल डाटा में कन्वर्ट करने पर, अलग अलग सीरीज में कन्वर्ट करने पर। तो बेसिक जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बताए थे, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा हम यहाँ सीखेंगे, वेरियस टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज के बारे में हम सीखेंगे, और अदर स्टैटिस्टिकल सीरीज जो हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। Let us discuss the meaning of classification here. In simply accountancy में भी आप लोग क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं बेटा। क्लासिफिकेशन का मतलब यही होता है कि डाटा को हम लोग सिंपल लैंग्वेज में प्रेजेंट करें ताकि वो कंपेरेबल हो, उनको उनसे कंपैरिजन किया जा सके, उनको इस तरीके से अरेंज करें कि साइंटिफिक रिजल्ट्स लिए जा सके, और डाटा को इस तरीके से प्रेजेंट करें कि वो किसी पार्टिकुलर एनालिसिस का बेस दे सके, उनके आधार पर हम कोई पार्टिकुलर एनालिसिस कर सके। So there are, let us consider an example, there are 200 families in your locality। मान लीजिए आपके एरिया में, आपके आसपास जो मोहल्ला है उसमें 200 लोग रहते हैं, 200 फैमिलीज रहती हैं। You have collected data regarding their income, expenditure, education, religion, size of family, etc। आपको उनकी इनकम, एक्सपेंडिचर, एजुकेशन, रिलीजन, साइज के आधार पर डाटा कलेक्ट करना है। बट दिस डाटा विल बी लिटिल यूज unless you know how many families are educated and how many families are uneducated, how many families earn an income exceeding rupees 20,000 per month, or how many earn rupees 5,000 or less than 5,000 per month। देखिए हमें उसके लिए कोई ना कोई बेस तो चाहिए ना डाटा को कलेक्ट करने का। अब मैं उनकी इनकम के बारे में कलेक्शन करने चला जाऊं तो इनकम कलेक्ट करूंगा, तो अब हर एक आदमी से मैं पूछूंगा तो वो तो अपनी इनकम अलग अलग बता सकता है ना। उसको जो उसने अलग अलग इनकम बताई, अगर मैं उसको उसी तरीके से कंसिडर कर लेता हूँ ना बेटा, तो फर्दर जब हम सीरीज के बारे में पढ़ेंगे, दैट टाइप ऑफ सीरीज शुड बी नोन एज इंडिविजुअल सीरीज। हमने अलग अलग लोगों से अलग अलग इन्फॉर्मेशन ले। लेकिन अगर मैं उन 200 फैमिलीज में जो उन्होंने इनकम बताई अपनी, उस इनकम में ये कॉमन कर दूं कि भाई 5,000 रुपए कमाने वाले 5 लोग हैं, 50,000 कमाने वाले 10 लोग हैं, 25,000 कमाने वाले 15 लोग हैं, इस तरीके से 200 फैमिलीज को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, तो वो जो सीरीज बनेगी दैट विल बी कॉल्ड एज डिस्क्रीट सीरीज। और उसमें भी यदि मैं फर्दर क्लासिफिकेशन कर दूं, क्या क्लासिफिकेशन कर दूं कि भाई 0 से 5,000, 5 से 15,000, 15 से 25,000, 25 से 35,000 कमाने वाले कितने कितने लोग हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज क्लास इंटरवल सीरीज, continuous series। In other words, in order to make the raw data meaningful, these must be classified on the basis of their different characteristics, such as educated families and uneducated families, rich families and poor families। ये common characteristics होती हैं डाटा के अंदर। कुछ ऐसे होते हैं जो पुअर फैमिली से बिलोंग करेंगे, कुछ ऐसे मिलेंगे जो रिच फैमिली से बिलोंग, कुछ ऐसे मिलेंगे जो एजुकेटेड होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो अनएजुकेटेड होंगे। तो उनको पार्टिकुलरली उन्हीं के अकॉर्डिंग हम जो क्लासिफाइड कर दें, इतनी फैमिली जिनमें एजुकेटेड है, इतनी एजुकेटेड है, इतनी रिच है, इतनी पुअर है, या इतनी फैमिलीज की इनकम 0 से 5,000 के बीच में है, 10 से 50,000 के बीच में, तो वो क्या कहलाएगा? क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा कहलाएगा। ईच सच डिवीजन ऑफ डाटा इज कॉल्ड एज क्लास। जो इस प्रकार से हम डाटा को क्लास अरेंज करते हैं, तो हर एक क्लास को, एजुकेटेड फैमिलीज उनको क्या कहेंगे? वो एक क्लास है। अनएजुकेटेड फैमिली वो क्या है? एक क्लास है। रिच फैमिली वो एक क्लास है। पुअर फैमिलीज हैं वो एक क्लास है। यानी कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर हमने उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो वो उनकी एक पार्टिकुलर क्लास हो जाएगी। एंड द प्रोसेस बाय which data is divided into different classes on the basis of their common characteristics, similarity or diversity is called classification।
और उनको इस प्रकार से जब हम क्लासिफाइड करते हैं उनकी बेसिस ऑफ सिमिलरिटी और डाइवर्सिटी के बेस पे, तो वो क्लासिफिकेशन कहलाता है। Thus, classification is grouping of related facts into different classes. In other words, of corner. क्या कहते हैं? Classification is the process of arranging things either actually or notationally in groups or classes according to their resemblance. Resemblance क्या होती है? जैसे वो प्रतीत होते हैं, जैसे वो दिखाई देते हैं, उनके अकॉर्डिंग उनको जब अरेंज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, दैट इज टू बी कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन। एंड ये आप एक बार जरा बताएं क्या लिखा है? एफिनिट, थोड़ा सा क्लियरेंस नहीं है ना। and families and gives expression in the unity of attributes that may exist among us a diversity of the individuals. This definition suggests two important features of the classification. दो important features हम यहाँ बात करें तो वो क्या features हो सकती हैं? पहला तो हम उनको different groups में distribute करते हैं। दूसरा उनको basis of their class similarities या diversities इनके आधार पर उनको classify करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमको ग्रुप्स में बांटते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन एंड पर्सन्स में बी क्लासिफाइड एज एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड। सेकंड हम बात करें डाटा आर ग्रुप्ड और क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्लास सिमिलरिटीज। ऑल सिमिलर यूनिट्स आर पुट इन वन क्लास एंड एज द सिमिलरिटी चेंजेस क्लास आल्सो बी चेंज्ड। तो डाटाज को हम जब क्लासिफाई करते हैं बेटा तो दो बेसिक बातें रखते हैं, एक तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और दूसरा उनमें डाइवर्सिटीज अगर है तो उनको भी लेकर चलते हैं। उनके आधार पर डाटा को क्या करते हैं? ग्रुप में अरेंज करते हैं, सीक्वेंस में अरेंज करते हैं ताकि उनसे मीनिंगफुल रिजल्ट से लिए जा सकें। और बेसिक ऑब्जेक्टिव अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन के तो क्या ऑब्जेक्टिव हमारे रहेंगे? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्या रहेंगे? ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन की अगर हम बात की जाए तो हम ये कह सकते हैं पहला पॉइंट ब्रीफ एंड सिंपल। ये क्या रहेगा? ब्रीफ एंड सिंपल रहेगा। ब्रीफ और सिंपल का क्या मतलब होता है कि भाई आसानी से जो समझा जा सके और जो आसानी से प्रेजेंट किया जा सके। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन इज टू प्रेजेंट डाटा इन फॉर्म दैट अपीयर्स टू बी ब्रीफ एंड सिंपल। हम उसको ब्रीफ एंड सिंपल के बेस पे रख सकते हैं, तो डाटा आसानी से समझा जा सके और उसको प्रेजेंट किया जा सके। नेक्स्ट है हमारे पास यूटिलिटी। अगर हम बात करें यूटिलिटी की तो क्लासिफिकेशन इनहांसेस यूटिलिटी ऑफ डाटा एज इट ब्रिंग्स आउट सिमिलरिटी विद इन द डाइवर्स सेट ऑफ डाटा। अब अलग अलग डाटा जो होता है उसका अपने आप में तो कोई मतलब नहीं है बेटा, है ना, उससे ना कोई रिजल्ट्स ले पाते हैं। तो रिजल्ट्स लेने के लिए जरूरी क्या है? उसको क्लासिफाइड करना। क्लासिफाइड अगर डाटा होगा तो आप आसानी से क्या ले सकते हैं? उससे यूजफुल रिजल्ट्स ले सकते हैं, मीनिंगफुल रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। तो डाटा जो है जब हम क्लासिफाइड करते हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि उसको यूजफुल बनाना। यूटिलिटी का मतलब है उसको मीनिंगफुल रिजल्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए उसको यूजफुल डाटा में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट है डिस्टिंक्टिवनेस। डिस्टिंक्टिवनेस क्या होता है? डिफरेंशिएशन। अलग अलग प्रकार से डाटा होता है तो हम डाटा को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। पार्टिकुलर इनकम ग्रुप के लोगों को अलग, एजुकेटेड लोगों को अलग, अनएजुकेटेड लोगों को अलग, पुअर फैमिलीज को अलग, रिच फैमिलीज को अलग। तो क्लासिफिकेशन रेंडर्स ऑब्वियस डिफरेंसेस अमंग द डाटा आर मोर डिस्टिंक्टिव। उनको बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा आसानी से हम क्या कर सकते हैं? उनमें डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी का मतलब होता है कंपैरिजन करना बेटा, कि डाटा यदि क्लासिफाइड होगा तो हम उसको इजीली क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं और एस्टिमेशंस हम लगा सकते हैं। हम उसके आधार पर जो रिजल्ट्स देना चाहते हैं वो रिजल्ट्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। साइंटिफिक अरेंजमेंट। अब साइंटिफिक अरेंजमेंट होता है इन अ सिस्टमेटिक वे में उनको अरेंज करना। साइंटिफिक अरेंजमेंट में हम डाटा को इस तरीके से अरेंज करते हैं कि वो बहुत ज्यादा रिलायबल हो, लॉजिकल हो, रिलायबल हो और लॉजिकल हो। तो क्लासिफिकेशन फैसिलिटेट्स अरेंजमेंट्स ऑफ डाटा in scientific manner which increases their reliability as well as they should be seems as logical। और ऐसा हम केवल कैसे कर सकते हैं? by making the
classification of data on the behalf of their common characteristics as well as their diversity. तो उसके आधार पर हम डाटा को हम साइंटिफिक में अरेंज कर सकते हैं जिससे वो रिलायबिलिटी शो करे। अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव। अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव का मतलब है बेटा, एक तो आप देखें आपको 50 लोगों का डाटा जो है ना दे दिया और एक ऐसे ही मतलब उलझा हुआ दे दिया। आप इसका एग्जांपल अपनी असेंबली से लें। मान लीजिए असेंबली में आप फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक के स्टूडेंट्स खड़े हैं और वो इस तरीके से खड़े हैं कि ग्रुप बनाकर, ग्रुप मीन्स से कि एक भीड़ की तरह खड़े हैं। तो यू कैन नॉट आइडेंटिफाइड कि कौन सा बच्चा उसमें जो है 12th क्लास का होगा, कौन सा 11th का होगा, कौन सा फर्स्ट सेकंड का होगा, कौन सा थर्ड फोर्थ का होगा, हम उनको आइडेंटिफाइड नहीं कर पाते। लेकिन अगर हम उनको क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दें या क्लियरली इनको क्लासिफाइड कर दें कि फर्स्ट क्लास के बच्चे जो है मेरे लेफ्ट हैंड साइड से रो बनानी स्टार्ट करें और 12th क्लास के बच्चे जो है मेरे वो राइट हैंड साइड से रो बनानी स्टार्ट करें, तो वो एक पार्टिकुलर सीक्वेंस में खड़े होंगे। फर्स्ट क्लास के बच्चे, सेकंड क्लास के बच्चे, यानी एक पार्टिकुलर रो होगी, फर्स्ट क्लास की अलग, सेकंड क्लास की अलग, थर्ड क्लास की अलग, फोर्थ क्लास की अलग, 12th क्लास की अलग। तो उससे हम डाटा को क्या कर सकते हैं, अट्रैक्टिव बना सकते हैं और इफेक्टिव भी होगा। इफेक्टिव स्टैंडिंग फॉर कि आसानी से उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा सकती है। लेकिन अगर कलेक्टिवली खड़े हैं, सारे मिक्स होके खड़े हैं, तो आप डाटा कलेक्ट नहीं कर सकते। डाटा कलेक्ट करने में आपको समय ज्यादा लगेगा, ज्यादा समय वेस्ट होगा आपका। तो क्लासिफिकेशन क्या करता है, डाटा को इफेक्टिव बनाता है और अट्रैक्टिव बनाता है, ताकि इजीली डाटा को क्या कर सकते हैं हम कलेक्ट कर सकें मोर अट्रैक्टिवली एंड इफेक्टिवली। नेक्स्ट है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्लासिफिकेशन। गुड क्लासिफिकेशन क्या होता है बेटा? गुड क्लासिफिकेशन का मतलब होता है, एक तो होता है क्लासिफिकेशन, आप डाटा को जैसे मर्जी क्लासिफाइड कर दें। एक होता है गुड क्लासिफिकेशन। गुड क्लासिफिकेशन का मतलब होता है इन अ सिस्टमेटिक मैनर। सिस्टमेटिक मैनर का मतलब है कि इस तरीके से प्रेजेंट करना कि वहां पर क्लैरिटी हो, कॉम्प्रिहेंसिवनेस हो, अंडरस्टैंडिंग हो, होमोजेनिटी दिखाई दे, सुइटेबिलिटी दिखाई दे, स्टेबिलिटी दिखाई दे। डाटा को इस तरीके से अरेंज करना, दैट इज कॉल्ड गुड क्लासिफिकेशन ऑफ ए डाटा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा की आप इनको कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं गुड कैरेक्टरिस्टिक्स, गुड क्लासिफिकेशन। तो पहला पॉइंट क्या है हमारा इसमें, कॉम्प्रिहेंसिवनेस। कॉम्प्रिहेंसिवनेस क्या होता है बेटा? कॉम्प्रिहेंसिवनेस का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग। आपने पढ़ा होगा ना, अनसीन पैसेज, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, यानी अंडरस्टैंडिंग के बेस पर आप उसको पढ़ते हैं और फिर उसका आप आंसर पुट अप करते हैं। तो दैट इज टू बी नोन एज कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज। तो उन्हीं के बारे में हम यह बात कर रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज होते क्या है। यानी डाटा की क्लासिफिकेशन जब करते हैं तो इस तरीके से होना चाहिए कि वो क्या हो, कॉम्प्रिहेंसिव हो, अंडरस्टैंडेबल हो। क्लासिफिकेशन ऑफ रॉ डाटा शुड बी so comprehensive that each and every item of the data gets into some group or class. No item should be left out. कोई भी डाटा जो है ना वो बाहर ना बचे। यानी अगर मैं इनकम के बेस पे ग्रुप बना रहा हूं तो पार्टिकुलरली लोगों को मैं इनकम के आधार पर इस तरीके से डिवाइड करूं कि हर एक आदमी किसी ना किसी ग्रुप में फिट हो जाए। एजुकेशन के बेस पे बना रहा हूं या अनएजुकेशन के बेस पे बना रहा हूं तो हर एक आदमी कहीं ना कहीं वो फिट हो जाए। क्लैरिटी, सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, क्लैरिटी। क्लैरिटी का मतलब होता है बिल्कुल स्पष्ट, शीशे की तरह साफ। क्लासिफिकेशन ऑफ रॉ डाटा कह सकते हो इनटू क्लासेस शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर एंड सिंपल। वो स्पष्ट होना चाहिए, समझने योग्य होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। That is, there should be no confusion about the placement of any item in the group. हमें कंफ्यूजन ना हो, हम जब उसको इस तरीके से प्रेजेंट करें तो हमें कंफ्यूजन ना हो कि डाटा कौन से ग्रुप में जाएगा। यानी कि उसकी कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक ऐसी होगी जो पार्टिकुलर ग्रुप से मैच करती होगी और उस ग्रुप में उसको डायरेक्टली पुट करेंगे। होमोजेनिटी, होमोजेनिटी क्या होती है? होमोजेनिटी का मतलब होता है सिमिलरिटी, एक जैसा। ऑल आइटम्स इन ए ग्रुप और क्लास मस्ट बी होमोजेनियस और सिमिलर टू ईच अदर। और जो क्लास में आप ग्रुप रखते हैं, ग्रुप में डाटा को रखेंगे, वो होमोजेनियस होना चाहिए, वो जो है ना सिमिलर होना चाहिए। सुइटेबिलिटी, सुइटेबिलिटी का मतलब होता है बेटा उपयोगिता, कहाँ पर ये सुइटेबल होगा, कहाँ पर इस प्रकार के जो क्लासिफिकेशन करते हैं तो वो कैसे हमें एक उपयोगिता के बारे में बताता है, सुइटेबिलिटी के बारे में बताता है कि कैसे डाटा सुइटेबल हो सकता है, कैसे उनका हम यूज कर सकते हैं। द कंपोजिशन ऑफ क्लासेस मस्ट सूट द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्वायरी। यानी वो डाटा इस तरीके से अरेंज किया गया हो कि जिस ऑब्जेक्टिव के लिए हमने डाटा कलेक्ट किया है वो फुलफिल हो। फॉर एग्जाम्पल
in order to determine the income and expenditure of the students in a school and their classification on the basis of weight marital status would make no sense, है ना। देखिए अब बात करते हैं कि अगर मान लीजिए मैं स्टूडेंट में किसी स्कूल के स्टूडेंट्स का डाटा इकट्ठा करना चाह रहा हूँ, क्या पता करने के लिए उनकी इनकम और एक्सपेंडिचर, और उसके लिए मैं क्या करता हूँ, डाटा क्लासीफाई करता हूँ वेट के आधार पर, है मार्केट स्टेटस के आधार पर। तो क्या कोई सेंस निकलेगी? कोई सेंस नहीं निकलेगी। मुझे तो चाहिए क्या कि इंडिविजुअली वो कितना पैसा कमा रहे हैं और कितना खर्च कर रहे हैं, उनकी एक्सपेंसेस क्या है और उनकी इनकम क्या है, तो तो मैं उसे रिजल्ट ले सकता हूँ उनकी इनकम और एक्सपेंडिचर के बारे में। अब मैं वो उनका वजन कितना है, शादीशुदा है कि नहीं है, अब इस तरीके का डाटा लूंगा तो मैं उनकी इनकम और एक्सपेंडिचर के बारे में क्या जानूंगा? कोई कुछ बात नहीं जान पाऊंगा। तो डाटा शुड बी collected in such a manner, arranged in such a manner, in a good manner कि हम उससे आसानी से रिजल्ट ले सकें, ऑब्जेक्टिव क्लियर कर सकें। The data must be classified. The data must be classified on the basis of different level of income and expenditure. डाटा जो किस आधार पर क्लासिफाइड होना चाहिए? उनकी डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बेसिस पर होना चाहिए। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी क्या होती है बेटा? ए पार्टिकुलर काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन शुड बी बेस्ड ऑन द सेम सेट ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि जो डाटा है वो हम उनको जब क्लासिफाइड करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो उनके लिए जो बेस है वो एक पार्टिकुलर ऐसा बेस होना चाहिए जिसके आधार पर डाटा को क्लासिफाइड करेंगे। दिस बेस शुड नॉट बी चेंज विद ईच इन्वेस्टिगेशन, और जब भी बार बार इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो वो बेस उस पार्टिकुलर डाटा के लिए चेंज नहीं होना चाहिए, यानी कि बेस जो है वो सेम रहना चाहिए। नेक्स्ट है इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब होता है बेटा फ्लेक्सिबल, चेंजेबल, मैंने उसको डाटा इस प्रकार से क्लासिफाइड होना चाहिए कि अगर रिक्वायरमेंट पड़े ना चेंज करने की तो आप उसको चेंज कर सकें। सो क्लासिफिकेशन शुड बी इलास्टिक, देयर शुड बी ए स्कोप ऑफ चेंज इन क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग ऑन द चेंजेस ऑफ पर्पज और ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, यानी कि जैसे हमारा ऑब्जेक्टिव है, पर्पज है स्टडी का, उसके अकॉर्डिंगली डाटा क्या होना चाहिए? पार्टिकुलरली इलास्टिक होना चाहिए। डाटा कैसा होना चाहिए? इलास्टिक होना चाहिए, यानी कि उसको क्लासिफिकेशन इस तरीके से किया जाना चाहिए कि अगर मुझे चेंज करने की जरूरत पड़े अरेंजमेंट्स में तो उसको मैं आसानी से चेंज कर सकूं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का मतलब है कि कौन कौन से मेथड्स हैं, कौन कौन से बेस हैं जिनके आधार पर आप डाटा को क्लासिफाई कर सकते हैं, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन को क्लासिफाइड कर सकते हैं। ये चार्ट आपको ये बताएगा कि वो कौन कौन से बेसिस होंगे उनके आधार पर डाटा आसानी से क्लासिफाइड किया जा सकता है। तो पहला इन्होंने बेस बताया है ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा बताया है क्रोनोलॉजिकल, तीसरा बताया है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव में उन्होंने बताया कि सिंपल और मैनीफोल्ड, यानी और अलग अलग तरीके से इसको प्रेजेंट हम कर सकते हैं। एक है क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल। क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल का मतलब होता है कि हम उसको आंकड़ों में प्रस्तुत करें, न्यूमेरिकल टर्म्स में प्रस्तुत करें। ज्योग्राफिकल का मतलब होता है जैसे कि मैं कहूँ स्टेट वाइज मैं नाम लिख लूँ, तो स्टेट वाइज मैंने नाम लिख लिए तो वो ज्योग्राफिकल के बेसिस हो गया। क्रोनोलॉजिकल कहूँ तो एक सीक्वेंस में ना, डेट वाइज। क्वालिटेटिव सिंपल और मैनीफोल्ड डाटाज हो सकते हैं हमारे। तो इनके हम धीरे धीरे आगे चलने वाले एग्जांपल्स भी पढ़ेंगे और इनके बारे में डिस्कस भी करेंगे। तो आज की क्लास को मैं यही रोकूंगा। आप लोगों ने करना क्या है वो सुने जाने से पहले एक बार, जो भी मैंने पढ़ाया है उसके नोट्स आप बनाएंगे और नोट्स बनाकर नोटबुक मेरे पास सेंड कर देंगे, पिक्चर मेरे पास सेंड कर देंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हमारा डिस्कशन पार्टिकुलरली मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन पर रहेगा, और उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास रखेंगे अपनी स्टैटिस्टिकल सीरीज के बारे में। यानी कुल मिलाकर 5 से 6 क्लासेस हम इस चैप्टर पर लेंगे, इस लेक्चर पर लेंगे, ताकि अच्छे से हम अपने चैप्टर को कंप्लीट कर सकें। ये बेस रहेगा आने वाले जितने भी प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं उनके लिए। तो प्लीज ध्यान रखें, इनको आपने बहुत अच्छे से करना है। थैंक यू वेरी मच। मेरी क्लास यहीं खत्म होती है। कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ।